नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दुर्ग समेत सभी जिला मुख्यालयों में 18 अगस्त से एनएचएम के कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में एनएचएम के तहत लगभग 16,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ के डॉक्टरों ने बताया है कि कर्मचारी बीते 20 वर्षों से नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी हैं और हमारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 मई को हमने स्वास्थ्य भवन का घेराव किया था, फिर वो अभी 16 और 17 तारीख को हमने 2 दिवसीय प्रदर्शन किया था, विधानसभा का घेराव किया था। लेकिन 170 बार ज्ञापन देने के बाद भी पिछले 1.5 साल में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए अब हम लोग रोड पे उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं और आप लोग देख ही रहे हैं कैसे भरी बारिश में भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कर्मचारी है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम लोग कितने संख्या में एनएचएम कर्मचारी और कितने साल हो गए आप लोग संविदा में काम करते हैं? 850 कर्मचारी हमारे दुर्ग जिला में है और पूरे प्रदेश में 16,500 से ज्यादा कर्मचारी हैं और 20 साल से ज्यादा हो गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लागू हुए। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दोनों एक साथ लागू हुआ था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का 10 साल पहले ही उसका संविलियन हो चुका है, नियमितीकरण हो चुका है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी पिछले 20 साल में जहां थे आज भी वहीं हैं। मात्र 8,500 हमारे न्यूनतम स्तर के कर्मचारी को मिलता है। कैसे इस महंगाई में वो अपना घर चलाए और कैसे वो अपने बीवी बच्चों को पाले, इसलिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। मैं डॉक्टर आलोक शर्मा, जिला अध्यक्ष हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ। लगभग एनएचएम को बने 20 साल हो गए हैं और 20 साल में हमारी जो न्यूनतम जो सैलरी है वो 7,500 है। जैसा कि देखते हैं हम, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, काम भी बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारी मेहनताना है, जो हम मेहनत करते हैं, जो रेगुलर के जो कर्मचारी करते हैं उतना ही मेहनत हम भी करते हैं, लेकिन जब बात सैलरी की आती है, बात अगर हमारे हक की आती है तो सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। हमारी और सैलरी और उनकी सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है। हमको यहाँ पे मजबूरन बैठना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि हम अपने स्वास्थ्य सेवा से लोगों को वंचित करें। हम स्वास्थ्य सेवा देने के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे कि कोरोना के टाइम पे भी आप लोग सब जानते हैं कि हमने अपने जान की भी परवाह नहीं करते हुए भी हमने स्वास्थ्य सेवा को प्रमुखता दी। हम अपने घर परिवारों में नहीं मिलने जाते थे 2-2, 3-3 महीने, 1-2 साल तक हम नहीं गए और फिर भी सरकार हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दे रहा है। और हमारी बिल्कुल जायज मांग है, 10 सूत्री मांगे और हमारा जो मांग है जायज मांग है। और सरकार से मैं यही निवेदन करती हूँ कि जब वो फ्री में रेवड़ियां बांट रही है ना, जो महिलाओं को जो 1,000 की जो फ्री में रेवड़ियां बांट रही है, हम काम करते हैं, कम से कम काम करने वाले लोगों की सरकार को सुधी लेनी चाहिए। कोरोना के समय में भी आप लोगों ने करके काम किया है, फ्रंट लाइन में होकर आप लोगों ने काम किया, उसके बाद भी सरकार आप लोगों की बातें नहीं सुन रही है, तो कैसे समझाएंगे आप सरकार अब अंधी बहरी हो गई है, क्या कर सकते हैं। इसलिए हमारा एक वही मात्र हड़ताल करने का जो है, क्योंकि हम सरकार को करीबन 170 से 80 बार हमने निवेदन दे दिया है, हर एक प्रकार से हाथ जोड़ के। ऐसा कोई भी बीजेपी का नेता नहीं बच पाए हैं या विधायक नहीं बच पाए हैं जिनके पास हम अपना ज्ञापन नहीं सौंपे होंगे। हमने हर तरीके से पूरी प्रयास कर ली है। अब एकमात्र ही है, जैसे कि आप दुर्ग जिले में देख सकते हैं जो भीड़ दिख रही है, हम 850 जो कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल में है और पूरे 33 जिले में बोलने से 16,500 से ज्यादा लोग भी हम लोग इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। और जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में यथावत बने रहेंगे। आप लोग बैठे हुए हैं और एनएचएम कर्मियों के सहारे जिला अस्पताल चल रहा था, ऐसे में जो मरीज है वो कितने परेशान हो रहे हैं आप लोगों की हड़ताल की वजह से, और जो सीनियर डॉक्टर है वो तो होते नहीं है। आप लोगों के सहारे ही हॉस्पिटल चल रहा था, तो आप लोग हड़ताल पे हैं, तो मरीजों को बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या व्यवस्था मरीजों की परेशानी को हम बखूबी समझते हैं सर। इसलिए हम कोविड काल में भी जब आंदोलन करने वाले थे, फिर भी हम आंदोलन को मरीजों की देखभाल के लिए हमने अपने आंदोलन को बंद कर दिया था। और आज जब सरकार को ये जो मरीजों की अगर स्थिति गंभीर होती है, उनमें कोई दिक्कत आती है, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार को जाती है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब जिन मांगों को हम लेके आए हैं, सरकार हमारी मांगों को पूरा कर लेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे मरीज, क्योंकि हम सेवा देने के लिए ही यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, हम अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है, तो ये हमारे हक की चीजें हैं जो सरकार को हमारी सुननी चाहिए। मेरा मेरा नाम देव्या लाल है, मैं जिला उपाध्यक्ष दुर्ग। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है?
देखिए, हमारा क्रमबद्ध आंदोलन चल रहा है, जो कि पहले सांकेतिक रूप से था, जो 1 दिन का था। उसके बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन किया गया है, जो कि मांग पूरी नहीं की गई, जैसे कि संविलियन स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, 27% वेतन वृद्धि और 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा। ये विभिन्न मांगे हैं जो कि लगातार हमारे द्वारा की जा रही है और हमारे द्वारा आंदोलन करने पर मजबूर हो गए। अरे 10 मांगों में कितनी मांगे ऐसी हैं, अगर सरकार मान जाती तो आप लोग आंदोलन कर? वैसे तो 10 में से पूरी 10 मांगे हमारी बहुत ही जायज है और वर्षों से चली आ रही है, लेकिन प्रमुख रूप से हमारे मांग है संविलियन और निविदीकरण। ये तो प्रमुख मांग है। अरे 20 साल हो गए आप लोग को लगातार लड़ाई करते हुए, आप लोग अपनी बात समझा क्यों नहीं पा रही? इस दौरान 2 सरकारें चेंज हो चुकी है, उसके बाद क्या आप लोग अपनी बातें नहीं समझा? नहीं, बातें बिल्कुल समझा पा रहे हैं और बिल्कुल उचित माध्यम में, सही प्लेटफॉर्म में समझा रहे हैं। और सबसे बढ़िया माध्यम तो मीडिया ही है। आपका पहुंच ऊपर तक है, हर जगह जाता है और इस माध्यम से, आपके ही माध्यम से हम आज भी बोल रहे हैं कि हमारा नियमितीकरण करें और संविलियन करें। मैं लक्की दुबे, सचिव, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ दुर्ग। आदिवासी समाज द्वारा वीर शहीदों को याद में श्रद्धांजलि दिया गया। इस मौके पर आदिवासी समाज के द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली स्टेट स्कूल से होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गौरव प्रतिष्ठित ऑडिटोरियम में समाप्त हुआ, जहां आदिवासी समाज द्वारा अपने वीर शहीदों के बाद याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस बीच आदिवासी का सबसे बड़ा योगदान है आजादी में हमारे आदिवासियों ने अंग्रेजों से लोहा लेकर वीरगति को प्राप्त हुए। इसी को देखते हुए आदिवासी सर्वनेता गेंदलाल आदिवासी नेता को याद करते हुए रैली निकाली गई। जी, गौरव ऑडिटोरियम में शहीदी दिवस मना रहे, क्या है? आज आदिवासी समाज के तत्वाधान में हमारे देश के उन वीर और वीरांगना जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिए हैं, उनकी गौरव गाथा का आज भारतवर्ष में हर जगह उनका यशगान, सम्मान होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर राजनांदगांव जिला के ऑडिटोरियम में राजनांदगांव जिला और ठीकदान खैरागढ़ जिला के, राजनांदगांव जिला के साथ साथ दुर्ग जिला के, बेमेतरा जिला के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उन शहीदों का जो गुमनाम है, जो इतिहास के पन्ने में नहीं है, लेकिन उनकी वीरता, शूरता और पराक्रम का आज हमारे समाज को जब पता लगता है कि ये आजादी की लड़ाई के पहले भी हमारे वीरों ने जो संघर्ष किया है, उसके लिए हमारे पूरे समाज उनकी गौरव गाथा समाज के बीच में रखेंगे और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे इस राजनांदगांव जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई नीलकंठ गढ़े जी, बेमेतरा जिला से राजकुमार ठाकुर जी, खैरागढ़ छीकदान से पन्ना मंदावी और अग्रहित मंदावी जी, सीताराम ठाकुर जी दुर्ग से, पन्ना नेताम जी दुर्ग से, पन्ना नेताम और खान सिंह ठाकुर जी वो बालोद से आए हुए हैं। अपने को हमें बड़ी गर्व होता है कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने जो वीरता के साथ केवल पुरुष ही नहीं, माताएं भी जो अपनी वीरता के साथ अंग्रेजों से, मुगलों से
खूनों से, शक से, सबसे लड़ाई लड़े हैं और अपने साम्राज्य को, अपने स्वाभिमान को और अपनी अस्मिता को बिल्कुल बचा के रखे हैं। ऑडिटोरियम में आज क्या है? आज उन्हीं का यशोगान है, हमारे पूर्वजों को जिन्होंने आजादी के लड़ाई में जो योगदान दिए हैं, ऐसे बलिदानियों का, ऐसे वीरों का आज यशोगान होगा। हमारे सभी समाज के लोगों ने इसको बड़े गंभीरता से लिया और सचमुच में हमारे जो वीर है, वीरांगना है, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे सिगनी दई हो, ऐसे अनेक माताएं हैं जिन्होंने तलवार के बल पर अंग्रेजों को खदेड़ा है। ठीक है, एम.डी. ठाकुर, केंद्रीय अध्यक्ष, गौड़ महासभा, धमदागढ़। आगे बढ़ेंगे। खबर राजनांदगांव से है, जहां एक बड़ा हादसा होने से चल गया है। एक ट्रक नागपुर की तरफ से आते हुए रायपुर जा रहा था, परंतु अनबैलेंस होकर ट्रक रेलिंग से जा टकराया। जानकारी के अनुसार ट्रक गुजरात से रायपुर की ओर जा रही थी। माफ कीजिएगा, ट्रक गुजरात से रायपुर की ओर जा रहा था। ऐसे में लाल मिट्टी भरा हुआ था। बता दें कि ड्राइवर के अनुसार रोड पर अचानक जानवर के आ जाने के कारण ट्रक अनबैलेंस होकर रेलिंग से जा टकराया, जिससे गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आज सुबह वो जो डिवाइडर की रेलिंग है उस पर चढ़ गई है और किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है उसकी जांच की जा रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर ललित मखीजा ने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे विज्ञान नए आयामों में सामने आ रहा है, उसके सभी प्रभावों से निपटने के लिए शोध भी हो रहे हैं। बच्चों को लगने वाले अन्य चश्मों में भी रेडिएशन प्रोटेक्शन, ब्लू रे प्रोटेक्शन और इसके साथ ही उन्नत लेंस भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि बच्चों को सजीव भौतिक खेलकूद में प्रेरित करें। बच्चों के खाने पर भी विशेष ध्यान दें।
को रोकने के लिए उनके नए नए रिसर्च भी हो रहे हैं। देखा ये जा रहा है कि जो लाइटों में, कारों में और बाइक में जो एक सफेद LED लाइट लग गई है, वो जब वाहन चलाते हैं सीधे आंख पे पड़ती है तो थोड़ी देर के लिए जो ड्राइवर वो चौंक जाता है। ज्यादा तेज प्रकाश वाली जो लाइट है स्वाभाविक रूप से ऐसा करती हैं और उसको कम करना चाहिए। और आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग वाली लाइट आ रही है उसके अलावा भी लोग एड ऑन कर देते हैं उसमें, वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और कंपनी की जो स्टैंडर्ड में आ रही है उससे ज्यादा वाली लाइट नहीं लगानी चाहिए। लोग अपने शौक के लिए अपनी गाड़ी को 4-4 बल्ब एक्स्ट्रा लगाते हैं, वो सामने वाले को आंख चौंधियाती है, उससे दुर्घटना की संभावना बढ़ती है और इवन जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए भी नुकसानकारक है। एक ही चीज देखी जा रही है कि बच्चों के स्कूल में बच्चों को अवेयर किया जा रहा है और अब बच्चों में बहुत कम उम्र में चश्मे लग रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कोई अभियान चलाया जाए जिसमें बच्चों में जो न्यूट्रिशन या प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी कम हो, बच्चों की आंख? अगर हम अपना भारतीय जो फूड है अगर वो लेते हैं तो उसमें सब विटामिन प्रोटीन सब आ जाता है और न्यूट्रिशन सब आ जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट आ जाते हैं। तो मैं नहीं समझता अलग से कोई चीज करने की जरूरत है। बच्चों का एक स्क्रीन टाइम जो बढ़ रहा है उससे और स्ट्रेन और स्क्रीन टाइम में भी खास करके जो फास्ट मूविंग है जैसे वीडियो गेम्स वगैरह उससे चश्मे की संभावना बढ़ती है। स्क्रीन टाइम में पढ़ाई से उतना चश्मा शायद ना बढ़े पर जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं गेम्स वगैरह उसको रोक करना चाहिए या उसको नहीं देना चाहिए बच्चों को। और स्क्रीन अपने आप में इटसेल्फ हानिकारक है, उससे जो लाइट्स आती है उससे ड्राइनेस वगैरह होती है आंखों में, लॉन्ग टर्म में देखने से आंखों का पानी सूखने लगता है। तो स्क्रीन टाइम तो कम से कम होना चाहिए। अति आवश्यक है पढ़ाई के लिए या किसी को प्रोफेशन के लिए काम के लिए तो रहे, पर इंटरटेनमेंट के लिए नहीं रहना चाहिए, खास करके मोबाइल वाला स्क्रीन। जो फिजिकल खेलकूद है उससे बच्चों को कुछ लाभ होता है? फिजिकल खेलकूद से स्वाभाविक रूप से हम बहुत ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और फिजिकल खेलकूद का एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये नहीं है एक जब भी आप वीडियो गेम या कुछ खेलते हैं तो 2 लोग या एक सिंगल आदमी खेलता है। अब ग्राउंड में जब हम फिजिकल खेलते हैं तो 8-10 लोग खेलते हैं, तो इसका एक बड़ा साइकोलॉजिकल है कि हम कोऑपरेटिव मॉडल में काम करना सीखते हैं, लोगों से सहभागिता में खेलते हैं और हम उम्र के जब बच्चों के साथ हम यहाँ जो भी खेलते हैं उससे जो मानसिक विकास होता है उसमें मिलकर काम करने की जो बात आती है वो देश को बहुत लाभ देती है। और उसके लिए जो सबसे बड़ा नुकसान आज की डेट में हो रहा है जो एक अभियान की तरह लेना चाहिए सरकार को, देश की प्रदेश की सभी सरकार को, कि जितनी भी सरकारी जमीनें शहर के अंदर है उसमें या तो कोई सरकारी भवन बनेगा या फिर खेलकूद का प्रांगण यहाँ पेड़ लगेंगे और उसको बेच के कोई कॉम्प्लेक्स बना के देंगे। तो कॉम्प्लेक्स जब भी बनता है तो उसमें जो 10-20% पूंजीपति होने का फायदा होता है, शहर का फायदा नहीं होता है। तो शहर की जितनी खाली जगह है उसको छोड़ देना चाहिए, पेड़ उगा देने चाहिए। जरूरत पड़ने पर कभी सब स्टेशन की जरूरत है, कभी कोई कार्यालय की जरूरत है तो उसका उपयोग करें, नहीं तो बच्चों को खेलकूद के लिए और उद्यान के लिए और पेड़ पौधों के लिए जगह को छोड़ देना चाहिए। एक चीज तो आप भी महसूस करेंगे कि पूरी दुनिया AI के माध्यम से स्क्रीन पे ही सिमट रही है। स्क्रीन और जीवन का एक अंग तो बनेगा ही, जब स्क्रीन जीवन का अंग बनेगा तो उसके तो स्वाभाविक होंगे। अब उसके लिए चश्मा बनाने वाले भी बहुत सारी खोज कर रहे हैं, ब्लू लाइट प्रोटेक्टर बोलते हैं, वो कितना प्रूवन है नहीं है, पर रिसर्च तो बताता है कि ब्लू लाइट को अगर प्रोटेक्ट करते हैं तो आंखों पे असर कम आएगा। और अभी भी स्क्रीन की बात की जाए तो मैं ऐसा समझता हूं कि 40-50% लोग एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, उससे कम ही लोग को काम है एक्चुअल में उसमें जो प्रोफेशनल है। आज गांव में बैठे हुए आदमी अगर 8-8 घंटा स्क्रीन देख रहा है और उसका एक काम नहीं सिर्फ रील्स देख रहा है तो मैं नहीं समझता कि वो बहुत जरूरी है। इन चीजों से दूर होना पड़ेगा। प्रोफेशनली जिन लोगों को जरूरत है, पढ़ाई कर रहे हैं जो बच्चे जिनको जरूरत है वो करना चाहिए, एंटरटेनमेंट से तो दूर होना चाहिए। दिन भर हम सुबह से शाम तक सैकड़ों रील्स देख लेते हैं लोग। किसी से पूछेंगे 5 रील भी बता दो डिटेल में तो नहीं पता रहता, तो आप समझिए कि 4 घंटे में वो 5 रील भी याद नहीं उसको, वो सिर्फ टाइम को खराब कर रहे हैं। स्कूलों का पूरा मॉडल बदलना चाहिए या स्कूलों की जो गतिविधियां उसको करना चाहिए। जो हमने पढ़ाई का कैलेंडर बनाया है उसमें इन गतिविधियों को जिसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य के संबंध में भी जागरूकता कैसे शामिल कर सकते हैं। स्कूल में टीचर्स को तो एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए टीचिंग नहीं कर रहा है। जो रोजी रोटी के लिए टीचिंग बनेगा वो टीचर नौकरी कर रहा है, पर एक गुरु बनना कि मेरे यहाँ से जो स्टूडेंट या मेरे जो छात्र हैं उसको जीवन में वैसा सिखाऊं कि 10वीं 12वीं तक पहुंचते पहुंचते अपना जीविका उपार्जन करने लगे।
उसकी थॉट इतनी अच्छी हो कि उसको ये समझ में आ जाए कि पढ़ लिख कर नौकरी करना, और नौकरी सिर्फ आज कितने % लोगों को मिलती है? देश भर में देखा जाए तो टोटल 4% नौकरी है। जितने हमारे 50 करोड़ लोग जो लोग नौकरी के योग्य हैं उसमें से सिर्फ 4% लोगों को है। प्राइवेट वगैरह मिला लेंगे तो 10% तक पहुंचता है, तो 90% लोग बाकी क्या करेंगे? या पूरी पॉपुलेशन में देखें लगभग 90% लोग क्या करेंगे? तो इस टीचिंग आज की डेट में ऐसी होनी चाहिए कि उसका सर्वांगीण विकास हो और उस समाज में जाके अपनी, आज की डेट में हम देखते हैं कि एक समय था जब हमारे यहाँ साक्षरता नहीं था, फिर भी लोग बेरोजगार नहीं थे। गांव का काम करने में, छोटा काम करने में, यहाँ जो स्किल्ड वर्क करने में किसी को शर्म नहीं आती थी। अभी हर किसी को लगता है कि मेरे को टेबल पे बैठ के काम करना है, कंप्यूटर पे बैठ के काम। तो इस मानसिकता से तो देश नहीं बढ़ने वाला है। इसीलिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार, स्वाभिमान, स्वावलंबी भारत अभियान, ऐसी बहुत योजनाएं चल रही है। इतने अच्छे से लोन दिए जा रहे हैं, और टेक्नीशियन के लिए जैसे मोटर बाइक सीखना है या किसी को एसी बनाने का सीखना है, इसकी बहुत भी योजनाएं चलती है। पर ये जो मोबाइल में बैठ के 8-8 घंटे हम खराब कर देते हैं हमारे बच्चे, और स्किल्ड नहीं होते और नौकरी का इंतजार करते रहते, इससे देश को बहुत हानि होने वाली है इस सोच से। और इस सोच को स्कूल में ही टीचर बदल सकता है। और जब तक बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि मैं 16-17 साल की उम्र में जाके कुछ छोटा मोटा चाहे पढ़ाई कर रहा हूं तो 200-500 रुपए कमाने की हैबिट नहीं बनेगी, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप आप डिग्री से नहीं ला सकते। आपके ध्यान में होना चाहिए कि अच्छा काम करके, ऐसा काम करके पैसा कमाया जा सकता है। छोटी छोटी चीजें, वही उसको बीज बोलता है। ज्यादा कमाना कभी भी हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि ज्यादा कमाना गलत बात है। ज्यादा कमाना है और अच्छा खर्च करना है, उसके पीछे बाड़ लगा दी गई है। धर्म अनुसार कमाना, धर्म अनुसार उसका उपयोग करना, ये बाड़ लगाई गई है। पर कहीं नहीं लिखा है कि कम कमाना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है वर्ग संघर्ष लिखा है कि ज्यादा पैसे वाला खराब आदमी है। हाँ, वो अगर धर्मानुसार कमा रहा है तो बहुत अच्छी बात, और उसका खर्च भी धर्मानुसार करना चाहिए। तो कहीं पर भी हमारे में नहीं लिखा गया है कि अर्थोपार्जन आपका लिमिटेड होना चाहिए। आप जितनी लिमिट तक जा सकते जाइए, धर्म की बात के अनुसार। मैं वही कह रहा कि पूरा पाठ्यक्रम हो गया सिर्फ शिक्षण तक, क्या एकाध पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा बदलाव किया जा सकता है कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और आगे चल के आने वाले 15 सालों में उसका इफेक्ट दिखने लगेगा जब पूरी एक पीढ़ी वहां से निकलेगी। वो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करेगी, लोकल भाषा जो वहां की है उसमें बात करेंगे। जो आसपास से मतलब उसका जो अभी कोर्स आया है वो आने वाले 15 सालों में उसका इफेक्ट दिखेगा। उसको जितना जल्दी हो सके स्कूल वालों को। रोजाना की दिनचर्या में बदलाव, खान पान और तनाव की वजह से हार्ट अटैक के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। ऐसे में ज्यादातर मामलों में अस्पताल पहुंचने से पहले पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में सीपीआर नहीं मिलने की वजह से उनकी जान चली जाती है। इसे देखते हुए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा से हमने खास बातचीत की और उनसे जाना कि कैसे इस समस्या से निजात मिल सकती है और इसके बचाव क्या है। रिसस्टेशन काउंसिल फेडरेशन, ये दो संस्थाओं का जॉइंट इनिशिएटिव है, और मैं बिलासपुर के इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर का अध्यक्ष हूं इस साल के लिए, और साथ में रोटरी ई क्लब ऑफ बिलासपुर का भी अध्यक्ष हूं। इस दौरान मुझे ये पता चला कि राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहा है और स्कूली बच्चों के लिए हो रहा है। मैं हमेशा से चाहता था कि ऐसा कोई कार्यक्रम इनिशिएट हो जिसमें हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपन ट्रेन कर सकें इस तरीके की इमरजेंसीज को डील करने के लिए। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा जब ये इनिशिएटिव सामने आया, तो मैंने डेफिनेटली इसको मतलब अपने संज्ञान में लिया और इसके लिए हमने प्रयास किया और ट्रेनिंग स्टार्ट की। आपको लगता है कि इसकी रेंज बहुत बड़ी है, और हम स्कूलों के बजाय अगर पहले रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे और लोगों को वो करें, तो फिर जो ट्रेवल करते हैं उनको सबसे इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, राह चलते चलते अगर कुछ ऐसा है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि इसकी रेंज बहुत बड़ी है, और ये इसको किसी एक दायरे, किसी समाज, किसी आयु वर्ग या किसी एक लिमिट तक इसको नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका विस्तार बहुत दूर दूर तक होना चाहिए, सभी वर्ग में होना चाहिए। तो आजकल न केवल आप ट्रेन में देखते हैं, ट्रेन में कभी किसी को हो गया दिक्कत, किसी को एयरपोर्ट पे हो गया, किसी को जिम में आजकल आप देख रहे हैं कितने वीडियोज आते हैं, जिम करते करते लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, स्विमिंग कर रहे हैं, विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं,
शादी पार्टियों में डांस कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी डांस नहीं किया, शादी में अचानक डांस की और पता चला हार्ट अटैक आ गया। तो हर तरफ आपको इस तरीके की चीजें आजकल देखने को मिल रही हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसको ये बेसिक सीपीआर का स्किल्स जो कला है वो आनी ही चाहिए। और ये बहुत ही कोई क्लिष्ट कला नहीं है, कोई क्लिष्ट टास्क नहीं है जिसको अपन ना कर सकें, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। इनिशिएटिव को अभियान को कैसे बदल सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोगों ने बच्चों को सिखाने का एक इनिशिएटिव लिया है, इससे हम उनके पेरेंट्स को भी जोड़ रहे हैं। और जब भी हम इस तरीके की किसी स्कूल में ये प्रोग्राम करते हैं तो हम उनके पेरेंट्स को, बच्चों के अभिभावकों को भी ये सूचना देते हैं कि इस तरीके का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। आने वाले चरणों में इसको हम स्कूल तक सीमित न रख के विभिन्न कोचिंग संस्थाएं, चाहे वो स्कूली बच्चों की हों, चाहे कॉलेज स्टूडेंट्स की हों या कॉलेज स्टूडेंट्स हों, इसके अलावा और भी जो जैसे गेटेड सोसाइटीज रहती हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि ये कॉलोनी है, मतलब बहुत सारी बिलासपुर में ऐसे गेटेड कॉलोनीज है, तो इन तरीके की संस्थाओं प्लस विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जो हैं, इनके भी ग्रुप्स बना के हम इनको सीपीआर की ट्रेनिंग प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। आपने रोड मैप बना के रखा है कि हमारे अपने इतने संसाधन नहीं है जी कि सबको इतना सिखा सकें जी, सभी समाज को जोड़ेंगे, सभी जो संगठन है जी। इसमें आपका तो संगठन नहीं है, रोटरी में एक बहुत बड़ी संस्था है जी। अलावा इसके मैंने ये बताया कि ये आपका पहला शिविर था बच्चों के साथ? जी जी। अनुभव साझा करके बच्चों को सिखाना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।